हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके स्टडी पॉइंट विद क्लियर कॉन्सेप्ट की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे व्यंजनों के अन्य भेद यानी द्वैत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के बारे में। इसके अलावा दोस्तों हम पढ़ेंगे व्यंजनों को स्वर रहित करना और रेफ वर्ड रा के विभिन्न रूपों में प्रयोग के बारे में। दोस्तों, जैसे आपको पहले से जानकारी होगी, हम अपने चैनल पर नियमित रूप से हिंदी की क्लासेज ले रहे हैं। हमारी हिंदी का जो मेन टॉपिक्स है दोस्तों, सबसे पहले हमने भाषा के बारे में बताया था, भाषा की क्लासेज ली थी। फिर उसके बाद में जो हमारा हिंदी का मेन टॉपिक, हमारे हिंदी व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक वर्ड विचार स्टार्ट हुआ था दोस्तों, और वर्ड विचार का टॉपिक हमारा चल रहा है। और दोस्तों, ये जो वर्ड विचार के जो टॉपिक्स हैं, उन्हीं टॉपिक्स में बिंदु चल रहे हैं। और आज का जो बिंदु है दोस्तों, वो है हमारे व्यंजनों के अन्य भेद। इससे पिछली क्लासेज में दोस्तों हमने व्यंजनों के बारे में एवं व्यंजनों के वर्गीकरण और व्यंजनों के भेदों के बारे में कंप्लीटली संपूर्ण तथ्यों के साथ में बता दिया। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम तीन बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला बिंदु है हमारा दोस्तों व्यंजनों के अन्य भेद, दूसरा बिंदु है दोस्तों हमारा व्यंजनों को स्वर रहित करना, और तीसरा बिंदु दोस्तों रेफ वर्ड रा के विभिन्न रूपों में प्रयोग। इनके बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। दोस्तों, क्लास की तरफ चलने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए ही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सभी अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारे टॉपिक्स का आज का पहला बिंदु है दोस्तों व्यंजनों के अन्य भेद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों व्यंजनों के अन्य भेदों के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे व्यंजनों के अन्य भेद में हमने दो व्यंजनों को लिया दोस्तों। हमने बाकी के जितने भी व्यंजनों के भेद थे, वर्गीकरण थे, संपूर्ण भेदों के बारे में, चाहे वो अरबी फारसी ध्वनियाँ हो, चाहे वो उत्क्षिप्त व्यंजन हो, चाहे वो प्रकम्पित व्यंजन हो, चाहे वो लुंठित हो, चाहे वो पार्श्विक हो, चाहे संघर्षी हो, चाहे स्पर्श संघर्षी हो, कुछ भी यानी कैसे भी व्यंजनों के भेद हों, सभी व्यंजनों के बारे में, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, सभी व्यंजनों के बारे में हमने पिछली क्लासेज में बता दिया है। आप हमारी पिछली क्लासेज में जाके सभी तथ्यों को देख सकते हैं दोस्तों। हमारे चैनल पर हिंदी व्याकरण की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उस प्लेलिस्ट में अब तक हमने हिंदी व्याकरण से संबंधित कम से कम 16-17 क्लासेज की वीडियोज़ डली हुई हैं। आप क्रम से नंबर 1 से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक्स है वो है व्यंजनों के अन्य भेद, आज का मुख्य बिंदु दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे द्वित्व व्यंजनों के बारे में। तो दोस्तों, इन दोनों के बारे में अगर बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। समझना दोस्तों, दोनों में कंपेयर से समझना। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ये है हमारा द्वित्व व्यंजन, द्वैत्व व्यंजन। और दूसरा था दोस्तों हमारा, यहाँ पे अगर बात करें, हम बात कर रहे थे दूसरा अन्य भेद था, वो था दोस्तों हमारा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। इसका नाम है दोस्तों संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर। इसको हम संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। एक बात समझना दोस्तों, इसको हम संयुक्त व्यंजन को क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। अब दोस्तों समझना कि द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन दोनों सेम पर्पज़ यानी इनका दोनों का सेम उद्देश्य होता है। और पर अंतर क्या है दोस्तों, कि देखिए दोस्तों, द्वित्व व्यंजन होते हैं दोस्तों और संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों। द्वित्व व्यंजन का मतलब दो व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन में भी क्या होता है दोस्तों कि दो व्यंजन। संयुक्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, दो लोगों का मेल, दो लोगों का संयोजन। संयुक्त का मतलब क्या होता है, दो लोगों का योग। एक तरीके से हम कह सकते हैं, दो लोग भी कह सकते हैं, चीज़ भी कह सकते हैं, वस्तु भी कह सकते हैं, या दो कुछ भी कह सकते हैं। और द्वित्व का मतलब भी क्या होता है, दो। द्वित्व का भी मतलब क्या होता है, दो। तो यहाँ पे भी दो है और यहाँ पे भी दो है। ये बात समझना, दोनों में बस ये एक समान चीज़ है। अब अंतर क्या है दोस्तों दोनों में, मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन के रूप में समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, दोनों में क्या होता है कि जहाँ पे समरूप व्यंजनों का योग हो, क्या हो दोस्तों, समरूप व्यंजनों का योग हो, जहाँ पे समरूप व्यंजनों का क्या हो दोस्तों, योग हो, वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, द्वित्व व्यंजन होता है। जहाँ पर समरूप व्यंजनों का योग ना हो, योग ना हो, जहाँ पे समरूप व्यंजनों का योग ना हो, वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, संयुक्ताक्षर व्यंजन होते हैं। हमारी हिंदी में अगर बात करें दोस्तों, तो हमारी हिंदी में संयुक्ताक्षर व्यंजनों की संख्या मात्र 4 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 4 मानी गई है, मुख्य रूप से 4 मानी गई है। लेकिन हम संयुक्त व्यंजनों की जो बात कर रहे हैं, किसकी, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 मानी गई है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि संयुक्ताक्षर कितने होते हैं हमारी हिंदी में दोस्तों,
संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? तो संयुक्ताक्षर हम कितने भी बना सकते हैं, मन में आज जितने बना सकते हैं, कोई भी इनकी संख्या नहीं है। हमारे 4 व्यंजन मुख्य रूप से कौन से, उनके बारे में बात करेंगे। फिर संयुक्ताक्षर कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी हम बताएंगे दोस्तों। पहले द्वित्व व्यंजन देख लेते हैं कि द्वित्व व्यंजन में क्या होता है दोस्तों, समरूप व्यंजनों का योग होता है। समरूप व्यंजनों से तात्पर्य मेरा ये है कि दोस्तों एक जैसे व्यंजन, एक जैसे व्यंजन, एक जैसे व्यंजन। जैसे सपोज दैट मैं कह दूं कि एक जैसे व्यंजन हमारा क्या है, का भी एक है और ये भी एक है, ये दोनों क्या है, एक जैसे व्यंजन है। जब इनका योग हो जाए तब ये क्या बनेंगे दोस्तों, द्वित्व बनेंगे। क्या बनेंगे, द्वित्व बनेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है दोस्तों, लिख दिया हमने, ये क्या हमारा द्वित्व है। सपोज दैट क्या होता है दोस्तों कि इन दोनों में 2 व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, 2 व्यंजन होते हैं और एक स्वर होता है। क्या होता है दोस्तों, 2 व्यंजन और एक स्वर। द्वित्व में क्या होता है दोस्तों, 2 व्यंजन होते हैं और एक स्वर होता है, पर 2 व्यंजन होते हैं, कैसे होते हैं दोस्तों, समरूप होते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 समरूप व्यंजन, ठीक है दोस्तों, 2 समरूप व्यंजन होते हैं द्वित्व में। समरूप का मतलब देखो दोस्तों, का धन आ। अब ये दोनों क्या हैं दोस्तों, हमारे समरूप व्यंजन हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, का धन वड़ी ई। यहाँ पे क्या है दोस्तों, दोनों समरूप व्यंजन हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, चा धन बड़ा आ। यहाँ पे दोनों क्या है दोस्तों, समरूप व्यंजन हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ला धन आ, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हमारे यहाँ पे अगर आप देखना कि 2 समरूप व्यंजन आ रहे हैं, यानी एक पहला व्यंजन ये रहा, दूसरा व्यंजन ये रहा और एक स्वर हमारा ये रहा। समझना दोस्तों कि 2 व्यंजन होते हैं पर कैसे होते हैं, समरूप, और एक क्या होता है हमारा स्वर, तो एक स्वर ये रहा। अब इनको क्या बोलेंगे हम, द्वित्व व्यंजन। जब ये इनका योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, जब इनका प्लस चिन्ह लगा, लेकिन हम ये योग नहीं किया है, जब इनका हम योग कर देंगे दोस्तों तो हमारा क्या बनेगा, कक। हमारा इसका क्या बनेगा दोस्तों, की। इसको योग कर देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, चा। इसका योग कर देंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, ला। क्या बनेगा दोस्तों, ला। अब ये हमारे क्या हैं दोस्तों, ये सभी हमारे क्या हैं दोस्तों, द्वित्व व्यंजन हैं। ये सभी हमारे क्या हैं दोस्तों, यहाँ पे द्वित्व व्यंजन हैं। बात समझ गए होंगे दोस्तों। अब इनसे वर्ड कैसे बनेंगे, जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ पे चक्की बन गया। मैं यहाँ पे लिख दे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज मैं यहाँ आ कर देता हूँ दोस्तों, थोड़ा पक्का। क्या लिख दिया दोस्तों मैंने, पक्का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों चक्की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कच्चा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्लाह, या दिल्ली। अगर इसमें बड़ी की मात्रा लगा तो दिल्ली भी बन सकता है। तो अगर आपसे पेपर में क्या पूछता है एग्जामिनर दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कि निम्न वर्ण में से किस में द्वित्व व्यंजन है, निम्न वर्णों में से किस में क्या है, द्वित्व व्यंजन है। तो इस प्रकार ये चारों क्या है हमारे दोस्तों, द्वित्व व्यंजन है सभी में। सपोज दैट ऑप्शन कैसे देगा, आपसे पूछा उसने क्वेश्चन कि निम्न में से किस में द्वित्व व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन है, ये क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन उसमें ये उसने रखा चक्की, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी में रखा उसने चमचा। क्या रखा दोस्तों, चमचा। ऑप्शन डी में रखा उसने रमना। ऑप्शन नंबर डी में रखा उसने पकना। आधा काला आगे पकना बोल दिया उसने। लेकिन बात करें दोस्तों, यहाँ पे भी आधा है, यहाँ पे भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, याद रखना। पर इसमें है हमारा क्या, द्वित्व व्यंजन, बाकी के में नहीं है। इन सभी में क्या है दोस्तों, संयुक्ताक्षर हैं। बाकी के तीनों में क्या है, संयुक्ताक्षर। अब इनका समझ में कैसे आएगा दोस्तों, अब मैं आपको जब इसके बारे में बताऊँगा तब आपको इसके बारे में समझ में आएगा। देखिए दोस्तों क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछता है वो द्वित्व व्यंजन नहीं है वाला पूछता है दोस्तों, है ना। देखिए दोस्तों संयुक्ताक्षर में क्या होता है,
देखिए दोस्तों, संयुक्त अक्षर की बात करें, गर्मी का मौसम चल रहा है दोस्तों काफ़ी। समरूप व्यंजनों का योग ना हो, क्या हो दोस्तों, ना हो। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी है दोस्तों, 4 है। पहले इन 4 व्यंजनों के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इन 4 व्यंजनों के बारे में बात करते हैं। हमारे हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। और वो चारों कौन कौन से हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहला है हमारा छ, ठीक है दोस्तों। पहला कौन सा हमारा छ। दूसरा कौन सा है दोस्तों हमारा त्रा। तीसरा कौन सा है दोस्तों हमारा ग्या। और जो चौथा है दोस्तों वो है हमारा स्रा। इन चारों को हमारे हिंदी के क्या माना गया है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन माना गया है। अब इनका संयुक्त व्यंजन क्या होता है दोस्तों, समझना। प्रत्येक संयुक्त व्यंजन की 2-2 स्टेप बनती हैं। कितनी स्टेप बनती हैं दोस्तों, 2-2 स्टेप बनती है। मैं एक एक करके समझाता हूँ। चारों में से मैंने बता दिए। अब देखो छ है दोस्तों, ये का से और सा से मिलकर बनता है। अब यहाँ पे क्या है, 2 व्यंजन। अब इसको और भी खोल दें दोस्तों, का धन सा धन आ, ठीक है दोस्तों। अब अगर यहाँ पे अगर सपोज दैट आपको हम छा में ही हलंत लगा दें, तब क्या कौन सी स्टेप बनेगी, का और सा। एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं दोस्तों, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी स्टेप्स यानी जो इनके योग होते हैं, इनके विच्छेद होते हैं, इनके जोड़ होते हैं, उनके बारे में पूछता है। सपोज दैट उसने छा में हलंत लगा दिया, क्षत्रिय वाला जो छा है इसमें हलंत लगा दिया और कहा कि ये किन व्यंजनों के योग से बना है, किसका सही योग क्या है। तो दोस्तों हमारे 3 योग बन रहे हैं, का प्लस सा, का प्लस सा प्लस आ, का प्लस सा प्लस आ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 3 योग बन गए हमारे। और वो चौथा योग एक और बना देगा, यहाँ पे आ लगा देगा, इसमें हलंत नहीं लगाएगा। लेकिन जब छा में हलंत लगा दे तो ये स्टेप होगी ये सही है। जब ये क्या है, छा ऑलरेडी स्वर रहित है। जब स्वर रहित है तो इसमें भी स्वर नहीं आएगा। यहाँ पे छा है, इसमें जब हलंत नहीं लग रहा तो ये स्वर सहित है। तो एक स्टेप तो ये बन जाती है का धन सा, क्योंकि सा में भी हलंत नहीं लगा है तो ये क्या स्वर सहित है। जब इसमें हलंत लगा देंगे तो इसका स्वर बाहर निकल के आ जाएगा। तो प्रत्येक संयुक्त व्यंजन की 3 स्टेप बनती हैं दोस्तों, और तीनों स्टेप इस प्रकार बनती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों हमारे चारों संयुक्त व्यंजनों के बारे में, राइट। अब बात करते हैं हम दूसरे की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, दूसरे की। हमारा जो दूसरा है वो कौन सा है, त्रा, ठीक है दोस्तों। जो त्रा होता है दोस्तों ये ता और रा से मिलकर बनता है, ठीक है। दूसरी इसकी स्टेप क्या होती है, ता धन और रा में हलंत लगा देंगे तो क्या बाहर निकलेगा दोस्तों, आ। फिर अगर हम सपोज दैट त्रा में ही हलंत लगा दें तब क्या होगा दोस्तों, ता और रा ये दोनों हलंत वाले होंगे, तब ये स्टेप बनेगी। तीसरी स्टेप हमारी क्या बनती है दोस्तों, ज्ञा। इसमें क्या होता है दोस्तों, जा धन या होता है। और फिर अगली स्टेप क्या होगी, या में अगर हलंत लगा देंगे तो कौन सा स्वर बाहर निकला, आ। और जो अगली स्टेप बनेगी, अगर ज्ञा में ही हम हलंत लगा दें तो दोस्तों क्या स्टेप बनेगी हमारी, ज्या धन या, राइट। क्लियर हो गया दोस्तों। मैं प्रत्येक स्टेप आपको खोल खोल के समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 3 संयुक्त व्यंजनों के बारे में बात कर ली। मैं इरेज करूँगा अभी इसको। इरेज करने के बाद में फिर मैं अगला नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा दोस्तों। एक तो हमारी छा हो गया, क्या हो गया दोस्तों, छा के बारे में। एक दूसरी स्टेप कौन सी हो गई, त्रा के बारे में। किसके बारे में हो गई दोस्तों, त्रा के बारे में हो गई, राइट। और जो तीसरी स्टेप है दोस्तों वो हमारी किसके बारे में हो गई, ज्ञा के बारे में हो गई। तीनों संयुक्त व्यंजन अच्छे से समझ में आ गए दोस्तों कि कैसे कैसे इनका विच्छेद होते हैं। स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं पे तो उसको ये मिल जाता है, कहीं पे ये मिल जाता है, कहीं पे ये मिल जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि ऐसा हो क्यों रहा है। वो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, राइट। अब नेक्स्ट अगली बात करते हैं दोस्तों हम किसकी, अगला जो हमारा चौथा व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, उसके बारे में मैं इरेज कर रहा हूँ दोस्तों। ये अगला जो चौथा है हमारा दोस्तों वो है स्रा। कौन सा है दोस्तों, स्रा। इस रा में क्या होता है कि साधन रा होता है, ठीक है दोस्तों। अगर साधन रा में से हम स्वर रहित करें इसको तो क्या निकलेगा बाहर, आ। एक स्टेप ऐसे भी बन सकती है सपोज दैट। और एक स्टेप अगर स्रा में ही हलंत लगा हुआ हो तो केवल क्या स्टेप बनेगी दोस्तों इसकी, साधन रा, राइट। इन चारों के अलावा दोस्तों एक और हमारा अन्य संयुक्त व्यंजन होता है। अन्य संयुक्त व्यंजन हिंदी में और होता है, और वो होता है दोस्तों इस प्रकार का धा। आपने देखा होगा। और ये धा किससे बनता है, दा से और या से बनता है, ठीक है दोस्तों। और जब इसको हम या में क्या, या को स्वर रहित करेंगे तो दोस्तों क्या निकलेगा बाहर, आ।
और सपोज दैट इस धा में ही हलंत लगा हुआ हो तो दा धन या ई स्टेप बनेगी। ये अन होता है, लेकिन स्वरों में इसकी संयुक्त व्यंजनों में इसकी काउंटिंग नहीं की जाती है। हमारी हिंदी की एनसीईआरटी की बुक है, उसमें केवल 4 संयुक्त व्यंजन माने गए, छत्र, ज्ञा और स्र। ठीक है दोस्तों, श्री वाला स्र इसको नहीं माना गया है। ठीक है, इसको क्या माना गया है दोस्तों, केवल व्यंजन माने गए हैं, दा और या इनके योग से ये बनता है। ये बात याद रखनी, जब हम संधि कराएंगे जैसे यद्यपि है, उसमें इनका बहुत विशेष महत्व होता है दोस्तों, इसका भी और इन 4 संयुक्त व्यंजनों का भी। समझना दोस्तों मेरी बात को, स्टेप समझ में आपको आ गई होंगी। जब हलंत लगा हुआ हो तो दोनों में हलंत लगाते हैं, लेकिन जब हलंत नहीं लगा हुआ हो तो एक स्टेप तो इस प्रकार बना सकते हैं स धन रा, और एक स्टेप दोनों में हलंत लगा के पीछे स्वर लिख सकते हैं। यहाँ पे सपोज दैट श्री होता, क्या होता दोस्तों, अगर सपोज दैट श्री होता तो यहाँ पे बड़ी ई आती, क्या आती दोस्तों, बड़ी ई आती, लेकिन यहाँ पे श्री नहीं है, केवल स्रा है, तो हमने क्या लिख रखा है, यहाँ पे आ लिख रखा है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपकी अच्छे से। अब हम बात करते हैं संयुक्ताक्षर, यानी इन सभी वर्णों को हम संयुक्त व्यंजनों के अलावा क्या कहते हैं दोस्तों, संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। राइट, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको रेज करता हूँ, फिर समझाता हूँ संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन का अंतर। क्लियर दोस्तों, राइट। अब देखिए दोस्तों, कि द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में अंतर क्या है कि देखो दोस्तों, का धन आ। अब मैं बात कर रहा हूँ का धन सा धन आ, बस यही थोड़ा सा मामूली सा अंतर है द्वित्व व्यंजन में और संयुक्त व्यंजनों में, संयुक्त अक्षरों में। द्वित्व व्यंजन में जो ये आगे की जो 2 स्वर होते हैं, ये दोनों व्यंजन होते हैं हमारे आगे के, ये दोनों व्यंजन कैसे होते हैं दोस्तों, समान। ठीक है, और लेकिन जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये आगे के दोनों व्यंजन कैसे होते हैं दोस्तों, असमान। बस आप क्या कर लेना, वर्णों को तोड़ लेना। वर्णों को तोड़ने के बाद में अगर ये दोनों व्यंजन एक ही हो, समान हो, तो क्या होगा दोस्तों, द्वित्व व्यंजन होगा। अगर ये दोनों व्यंजन असमान हो तो क्या होगा, संयुक्ताक्षर होगा। अगर पेपर में आपसे कोई शब्द लिख दे और कह दे कि इस शब्द में संयुक्ताक्षर है या द्वित्व व्यंजन है, तो आप उस शब्द का क्या करना दोस्तों, ध्वनियों को अलग करना शब्द की, और ध्वनियों को अलग करने के बाद ध्वनियों को देखना। अगर 2 ध्वनियाँ समान हो, 2 व्यंजन ध्वनियाँ क्या हो, समान हो, तो आपको क्या करना है, द्वित्व करना है। और दोनों ध्वनियाँ क्या हो, असमान हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन करना है। हमारे हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है दोस्तों, लेकिन एक और भेद होता है ध वाला, उसको भी याद रखना है। इसके अलावा हमारे संयुक्ताक्षर बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि हम किसी को भी मिलाकर लिख सकते हैं 2 व्यंजनों को, का धन ता भी लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, का धन ता भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, का धन चा भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, का धन पा भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, और का धन छा भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हम संयुक्ताक्षर कितने भी बना सकते हैं, हमारी कोई संख्या इनकी लिमिट नहीं है। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई आपकी कि संयुक्ताक्षर कैसे बनाते हैं, कि 2 असमान व्यंजनों के योग को हम क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं, और 2 समान व्यंजनों के योग को हम क्या कहते हैं, द्वित्व कहते हैं। क्लियर दोस्तों, पहला बिंदु अच्छे से समझ में आपके आ गया होगा। राइट, अब स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट अगली पॉइंट्स पे बात करता हूँ। हमारा अगला बिंदु है व्यंजनों को स्वर रहित करना। अगला बिंदु क्या है दोस्तों हमारा, व्यंजनों को स्वर रहित करना। नेक्स्ट अगला बिंदु देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा बिंदु है व्यंजनों को स्वर रहित करना, स्वर रहित करना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए व्यंजनों को जब हम स्वर रहित करते हैं दोस्तों, तो हमारे 3 स्टेपों में करते हैं। कितने स्टेपों में करते हैं, 3 स्टेपों में करते हैं, यानी 3 तरीक़ों से करते हैं। हमारे टोटल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, 33। कितनी है दोस्तों, 33। अब इन 33 व्यंजनों में से अगर हम स्वर को अलग करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, क्योंकि हर जगह अलग अलग होता है। कहीं पे तो देखो दोस्तों
का में हलंत लगा दिया तो हम का को आधा इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कई जगह पे हम क्या लिख रहे हैं दोस्तों, मात्र खा को इस प्रकार ही लिख रहे हैं कि इसमें तो खड़ी पाई आ रही है, लेकिन यहाँ पे खा इस प्रकार हमने आधा लिखा। तो अंतर क्या है दोस्तों, देखिए कि पहला नियम नंबर 1, यानी व्यंजनों को स्वर रहित करने का नियम नंबर पहला। देखो दोस्तों, नियम नंबर पहले में लिखिए कि वे वर्ड जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, वे वर्ड जिनमें खड़ी पाई सभी जानते हैं दोस्तों, मैंने पहले ही बताया है, ये होती है का प्रयोग होता है, खड़ी पाई का प्रयोग होता है, और वे इसे लांघ कर आगे नहीं जाते हैं तो, और वे इसे लांघकर आगे नहीं जाते हैं तो उन्हें आधा लिखने हेतु खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। तो उन्हें आधा लिखने हेतु खड़ी पाई को हटा दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और इनकी संख्या, ऐसे वर्णों की संख्या 22 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 22। यानी ऐसे वे वर्ड जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग तो होता है और वो इसे लांघ कर आगे नहीं जाते हैं तो उन्हें आधा लिखने हेतु खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। देखो लांघने का मतलब क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पे का है, देखो दोस्तों ये हमारी खड़ी पाई है, हमने यहाँ पे लिखा खा, केवल इस खड़ी पाई से पहले ही लिखा गया, ये खड़ी पाई से इधर ही लिखा गया, इसको लांघ के आगे नहीं गया, इसका मतलब वो इस नियम का फॉलो कर रहा है। लेकिन मान चलो खड़ी पाई जैसे हमने का लिखा और ये बाहर इसको लांघ कर क्या चला गया, बाहर चला गया, इसका मतलब वो इस नियम में नहीं आता है। ऐसे वर्ड जो इस खड़ी पाई से पहले यानी यहाँ से इधर ही इस साइड में ही लिखे जाते हों उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे जो व्यंजन वर्ड है हमारे हिंदी में टोटल कितने हैं दोस्तों, 22 हैं। कितने, 22। और इनको हम जब स्वर रहित करेंगे, इनको जब आधा लिखेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, जो ये पाई है हमारी, ये जो पाई है इसी को हटा देंगे। इनको जब आधा लिखेंगे तो इनकी जो ये पाई है इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम हटा देंगे। कैसे, देखिए दोस्तों, जैसे मान चलो चा है, खड़ी पाई है और इसे लांघ के आगे नहीं जा रहा है, तो जब इसको हम आधा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, चा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। खा है हमारा, इसको आधा लिखेंगे तो केवल इतना लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। घा है हमारा, ये भी खड़ी पाई है, इसको लांघ के आगे नहीं जा रहा है, इसको आधा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये घा लिख दिया हमने, लिख दिया नहीं लिख दिया दोस्तों। अब इसे लांघ के गया क्या आगे, नहीं गया, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट अगला वो बात हमारी ता है, तो इसको भी हम इस प्रकार लिखेंगे ता, लेकिन ये आगे लांघ कर नहीं जाएगा, ये केवल हम किसको हटा रहे हैं, यहाँ से खड़ी पाई को हटा रहे हैं। बात समझ में आपको आ गई होगी। नियम नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों इसका। नियम नंबर 2 में क्या है दोस्तों, देखिए कि वे वर्ड जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वे इसे लांघ कर आगे जाते हैं, वे इसे लांघ कर आगे जाते हैं तो उन्हें आधा लिखने हेतु लांघे गए भाग को आधा कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। और इनकी संख्या यानी ऐसे वर्णों की संख्या कितनी है, 2 है, मात्र कितनी है, 2। और वो दोनों वर्ड कौन से हैं दोस्तों, एक तो हमारा का और एक फा।
पहला वर्ड कौन सा है? का। दूसरा वर्ड क्या है? फा। ये क्या करते हैं दोस्तों? खड़ी पाई को लांग कर इधर आगे आ जाते हैं। इसमें भी ये आगे आ रहे हैं। जब इनको हम आधा लिखेंगे, जो ये लांगा हुआ हिस्सा है इसको ही हम आधा कर देंगे। जैसे मान चलो हमने पूरा लिख दिया, अब इसको क्या कर देंगे? हम आधा कर देंगे। अब जैसे मान चलो ये है पूरा लिखा हुआ है, इसको हम क्या कर देंगे? आधा लिखेंगे तो इस प्रकार आधा कर देंगे। लांगा हुआ हिस्सा है इसको क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। और यही हमारा क्या होता है? इनको स्वर रहित करने का मतलब तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट नियम नंबर 3 पर आ जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, इरेज करता हूं दोस्तों। यानी वे वर्ड जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यानी वे वर्ड जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है उन्हें गोल वर्ड कहा जाता है। उन्हें गोल वर्ड कहा जाता है। लिखना रूल्स नंबर 3 चल रहा है हमारे दोस्तों कि वे वर्ड जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है उन्हें गोल वर्ड कहा जाता है। और इन्हें आधा लिखने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? हम हलंत का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें आधा लिखने हेतु हलंत का प्रयोग करते हैं। हलंत का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9 है। कितनी है दोस्तों? 9 है। और वो वर्ड कौन कौन से हैं दोस्तों ऐसे हमारे? एक तो यह, ठीक है दोस्तों, कौन सा? अणा, अंगा वाला, अंगहा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अंगहा। छा, टा, ठा, डा, ढा, दा, हा और रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, इन सभी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको तो बोलते हैं हम गोल वर्ड। क्या बोलते हैं? गोल वर्ड। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? सभी गोल हैं। क्या है दोस्तों? गोल हैं। ठीक है, ये क्या? सभी वर्ड गोल हैं। यहाँ से क्या है? गोल हैं। बात समझना दोस्तों। जब इनको हम आधा लिखेंगे, और इसको क्या बोलते हैं हम? रेफ वर्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेफ वर्ड। ठीक है दोस्तों, जब इसको हम क्या, अभी तो ये गोल वर्ड है, क्या है दोस्तों? गोल है। यहाँ से थोड़ा सा इसमें गोलापन आ रहा है, लेकिन इसको हम अलग से एक और नाम देते हैं, रेफ वर्ड। बाद में इसके प्रयोग के नियम बताऊंगा, इस पर विशेष फोकस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको हम जब आधा लिखेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? इनके आगे नीचे, इनके आगे आधा लिखने के लिए इनमें बस हलंत लगा देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? हलंत लगा देंगे। जैसे छा है, इसके नीचे हमने क्या लगा दिया? हलंत। गोल वर्ड हो गए। और जैसे हमारा ये टा है, इसमें हलंत लगाया, ठा में हलंत लगाया, डा में हलंत लगाया, ढा में हलंत लगाया, दा में हलंत लगाया, और हा में हलंत लगाया, और रा में भी हलंत लगाया। तो इनको याद रखने के लिए हम क्या कर देते हैं दोस्तों? हलंत का प्रयोग करते हैं। ये बात याद रखनी है स्वर रहित करने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बिंदु नंबर 3 पर चलता हूँ अपने, के रेफ वर्ड यानी रा के विभिन्न प्रयोग। ठीक है दोस्तों, इस पर बात करता हूँ। नेक्स्ट अगली हेडिंग्स डालेंगे दोस्तों हम। गर्मी बहुत है दोस्तों आज। देखिए दोस्तों, हमारा बिंदु नंबर अगला 3, और बिंदु नंबर 3 कौन सा था? कि रेफ वर्ड रा के विभिन्न रूपों में प्रयोग। रेफ वर्ड रा के विभिन्न रूपों
में प्रयोग। देखिए दोस्तों, जब हम रेफ वर्ड रा का प्रयोग करते हैं तो हमें यूज करते समय इनके 4 प्रयोग मिलते हैं। 4 प्रयोग कौन कौन से मिलते हैं दोस्तों, मैं आपके सामने 4 वर्ड लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा राम, क्या लिखा, राम। मैंने दूसरा लिखा यहाँ पे प्रियंका, क्या लिखा दोस्तों, प्रियंका, ठीक है। तीसरा रूप मैंने लिखा यहाँ पे दोस्तों ट्रेनिंग, क्या लिखा दोस्तों, ट्रेनिंग। और चौथा वर्ड मैंने लिखा यहाँ पे दोस्तों निर्धन, क्या लिखा, निर्धन। तो देखिए दोस्तों, एक तो यहाँ पे सीधा सिंपल हमारा रा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, रा की जगह पे इस प्रकार का प्रयोग हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, गोल वर्ड है तो इसमें इस प्रकार का ये क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, यानी ये चिन्ह लगा हुआ है रा की जगह पे। और यहाँ पे रा की जगह क्या लगा हुआ है, ये चिन्ह लगा हुआ है। और यहाँ पे रा की जगह पे क्या लगा हुआ है, इस प्रकार का अर्धचंद्र, उल्टा अर्धचंद्र लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आपको आ गई। तो ये क्या है हमारे दोस्तों, रा के 4 प्रयोग हैं। ये क्या है दोस्तों, हमारे रा के 4 प्रयोग हैं। आज इन प्रयोगों के बारे में मैं बात करूँगा। देखो दोस्तों, ये क्या है, हमारा स्वर सहित है, यानी इसमें भी क्या है, ये स्वर सहित रा है, स्वर सहित रा। ठीक है दोस्तों, इसमें भी स्वर सहित रा है, ये स्वर सहित रा है। और इसमें भी क्या है दोस्तों, ये स्वर सहित रा है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो ये दोस्तों स्वर रहित रा है, स्वर रहित रा है, यानी आधा रा। जब ये चिन्ह लगा हुआ हो तो ये समझो कि वो आधा रा है। क्या है दोस्तों, ये आधा रा है, ये आधा रा यानी हलंत वाला रा है। बाकी के इन तीनों की अगर बात करें दोस्तों, इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में पूरा रा आता है। क्या आता है दोस्तों, पूरा रा आता है। अब बस अंतर क्या है कि दोस्तों, ये तो यहाँ पे क्या है, मूल रूप से प्रयोग है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम, मूल रूप से प्रयुक्त, मूल रूप से प्रयुक्त। ये तो मूल रूप से प्रयुक्त है ही है दोस्तों, डायरेक्टली सीधा सीधा हो रहा है। लेकिन ये क्या होता है दोस्तों कि इसके बारे में बात करें दोस्तों अगर हम, कि इसमें क्या होता है कि जो खड़ी पाई वाले वर्ड होते हैं, खड़ी पाई वाले वर्ड, सॉरी कैसे लिखेंगे इसको, स्वर रहित खड़ी पाई वाले व्यंजनों के बाद, व्यंजनों के बाद रा हो तो, रा हो तो उसे, उसे खड़ी पाई में, उसे खड़ी पाई में टेढ़ा, टेढ़ी आकृति के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख देते हैं, लिख देते हैं। कैसे दोस्तों, इस प्रकार। क्या होता है दोस्तों, मान चलो ये हमारा रा है, ये पूरा रा है, लेकिन इसके पहले क्या हो दोस्तों, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ कि ये जो रा है हमारा दोस्तों, इस रा के आगे क्या हो, कोई भी खड़ी पाई वाला, यानी जो हमारे 22 खड़ी पाई वाले वर्ड थे, उन 22 वर्डों में से कोई भी कैसा हो, स्वर रहित हो, आधा हो। जैसे मान चलो सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख दूँ ये ता है, व्यंजन वाला है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, तब हम इसको इस प्रकार की कंडीशन में लिखेंगे, त्रा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की कंडीशन में लिखेंगे, लिख दिया। मान चलो इसके आगे क्या हो दोस्तों, चा हो, और पीछे क्या हो हमारा, रा हो, लेकिन रा से पहले क्या हो दोस्तों, खड़ी पाई वाला वर्ड कैसा हो, स्वर रहित हो, तब हम इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, इस प्रकार लिखेंगे। बात समझना दोस्तों, क्लियर हो गया बात, यहाँ तक हमारी बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी स्टेप में क्या होता है कि गोल वर्ड, क्या होता है दोस्तों, गोल वर्ड। इनमें क्या होता है दोस्तों कि अगर स्वर रहित क्या हो दोस्तों, गोल वर्ड हो, इनमें क्या स्थिति होगी, इनके बारे में देख लीजिए। ये बात समझ में आपको आ गई होगी इस तरह के बारे में। नेक्स्ट क्या होता है, गोल वर्ड। गोल वर्ड हमारे 9 हैं, अगर उनके पहले क्या हो दोस्तों, ये खड़ी स्वर रहित व्यंजन हो, तब गोल वर्ड के नीचे क्या लगा देंगे, रा को हम इस प्रकार के चिन्ह के रूप में लिखेंगे। लेकिन जब आधा रा प्रयुक्त हो तब हम उसको इस प्रकार के रूप में लिखेंगे। अब मैं एक एक करके एक एक रूप समझाता हूँ दोस्तों, पहले नियम नंबर 1 से। ठीक है, क्लियर दोस्तों, ये बात वैसे मैंने बेसिकली आपको यहाँ पे समझा दी, अब मैं नियमों के साथ में इनको एक एक करके समझाता हूँ।
देखिए दोस्तों, नियम नंबर 1 लिखें। नियम नंबर 1 लिखें दोस्तों, नियम नंबर 1 में कि रा से पूर्व यदि कोई, रा से पूर्व यदि कोई स्वर रहित खड़ी पाई वाला व्यंजन हो तो, खड़ी पाई वाला व्यंजन हो तो खड़ी पाई में बाईं ओर हो तो रा को खड़ी पाई तो जानते हैं दोस्तों, ये में बाईं ओर टेढ़ी रेखा के रूप में लिखा जाता है। टेढ़ी रेखा के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल्स, पाधन रा, क्या लिख देता हूँ दोस्तों, पाधन रा, तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, प्रा। लेकिन यहाँ पे आधा वर्ड कौन सा है, पा, जबकि आर हमारा रा से कैसा है, रा क्या है, पूरा है। ये बात याद रखनी है। अगर इसको तोड़ने की बात कहे, इस प्रे को अगर आपसे ध्वनि तोड़ने की बात कहे, तो आप इसको किस प्रकार तोड़ेंगे, पाधन राधन आ, या फिर इसको इस प्रकार तोड़ सकते हैं, पाधन रा। अभी हमारा क्या हो गया दोस्तों, संयुक्ताक्षर हो गया। क्या हो गया, संयुक्ताक्षर हो गया। दोनों क्या है दोस्तों, विषम यानी असमान व्यंजन है। क्या है दोस्तों, असमान व्यंजन है, इस वजह से इसको हम संयुक्ताक्षर भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बन गया दोस्तों, प्रा बन गया। और प्रा से हम क्या बना सकते हैं, प्रियंका। क्या बना सकते हैं दोस्तों, प्रियंका। क्लियर हो गया दोस्तों, राइट। फिर नेक्स्ट रूल, नियम नंबर 2 देखिए। ऐसे जो वर्ड हैं दोस्तों, जो खड़ी पाई वाले वर्ड हैं, कितने दोस्तों, हमारे 22 हैं। हाँ, एक बात और याद रखना दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि खड़ी पाई वाले वर्ड 22 हैं। उसके अलावा हमारा एक गोल वर्ड है दा। क्या है दोस्तों, गोल वर्ड है दा। इसमें क्या होता है कि ये यहाँ से गोल तो है, ये यहाँ से क्या है, गोल है। अब इसमें इस प्रकार लग जाता है तो ऑलरेडी इस प्रकार का चिन्ह बन जाता है। बहुत से स्टूडेंट इसको ये समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, ये वाला चिन्ह समझ लेते हैं, केवल इतना लगा, जबकि ये यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ था, तो ये इस प्रकार का चिन्ह बन जाता है, जो हमारे आगे गोल वर्णों के नियम में आएगा। ठीक है, हम इसको इस प्रकार, दा को यहाँ से भी इस प्रकार भी लिख सकते हैं, द्र। ठीक है दोस्तों, तो पर ये चिन्ह इसका निकल रहा है यहाँ पे, ये समझना। ठीक है, क्लियर दोस्तों। आगे देखिए रूल नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में क्या होता है दोस्तों कि रा से पूर्व यदि कोई स्वर रहित, क्या हो दोस्तों, कोई स्वर रहित गोल वर्ड हो तो, स्वर रहित गोल वर्ड या व्यंजन हो तो रा को उन वर्णों के नीचे नीचे इस चिन्ह, वर्णों के नीचे इस चिन्ह के रूप में लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कैसे, मान चलो मैं यहाँ पे लिख दूँ टा, आधा है, स्वर रहित है, और पीछे क्या है, रा, तो हम इसको किस प्रकार लिख देंगे, ट्रा। मैं यहाँ पे लिख दूँ डा, इसके पीछे क्या लिख दूँ, रा, तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, ड्र। इसको बोल सकते हैं हम ट्रेनिंग, क्या बोल सकते हैं, ट्रेनिंग, और इसको क्या बोल सकते हैं हम, ड्रम। ठीक है दोस्तों। नियम नंबर 3 देखिए दोस्तों, स्वर रहित ता के बाद रा। नियम नंबर 3, स्वर रहित ता के बाद
रा। अगर स्वर रहित ता के बाद में क्या हो दोस्तों, रा हो, तो हम उसको किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, त्रा के रूप में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 देखिए दोस्तों, स्वर रहित सा के बाद, स्वर रहित सा के बाद अगर रा हो तो क्या करेंगे, तो दोस्तों देखिए स्वर रहित रा के सा के बाद में रा हो तो हम इसको श्रेय के रूप में लिखेंगे, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट नियम नंबर 5, नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 में देखिए सा के बाद में अगर री स्वर आए तो, सा के बाद में रा ना आए, क्या आए, री आए, ये आए री आए तो, री हो तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है ये नियम। ठीक है दोस्तों, देखिए सा के बाद में हमने क्या लिख दिया, री, तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, श्रेय, इस प्रकार लिखेंगे, या फिर हम इसको श्रेय इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख देते हैं। लेकिन हमें ज़्यादातर दोस्तों आपने देखा होगा हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, श्रृंखला मिलता है, नहीं मिलता है, श्रृंगी मिलता नहीं, इसमें दोस्तों रा नहीं होता है, इसमें रा नहीं होता है, इसको हम रा नहीं बोलते। ये किसका चिन्ह है, री का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है दोस्तों, री का चिन्ह है। अब इसमें समझ जाना कि री तो पूरा आया है, लेकिन ये जो सा है दोस्तों ये आधा है, इस वजह से इस टाइप का ये श्रेय बना है, जिसमें एक घुंडी यानी ये वाली घुंडी नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। ये वाली घुंडी कहाँ पे लगती है दोस्तों, जब सा के बाद में क्या आए, रा, और जब सा के बाद में री आए तो ये घुंडी नहीं लगती, केवल ये बनता है, क्या बनता है, केवल ये बनता है। समझना दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्लियर। नियम नंबर 6 देखिए दोस्तों, मिटा देता हूँ दोस्तों, गर्मी बहुत है दोस्तों आज। नियम नंबर 6 देखिए दोस्तों, नियम नंबर 6 की स्थिति क्या कह रही है हमारी, नियम नंबर 6 कह रहा है कि स्वर रहित रा यानी स्वर रहित रा रेफ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, स्वर रहित रा। अब यहाँ पे हलंत लगा रहे हैं इसमें हम, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये वर्ड कहलाता है रेफ। बाकी के वर्डों को जिनमें स्वर सहित हों यानी पूरे रा हो, स्वर सहित हो, उनको हम रेफ नहीं बोलते, किसको बोलते हैं, स्वर रहित रा को हम क्या बोलते हैं, रेफ कहलाता है, रेफ वर्ड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, रेफ कहलाता है, रेफ कहलाता है। बात समझना दोस्तों, क्या कहलाता है, रेफ कहलाता है, जो अगले वर्ड की शिरोरेखा पर खड़े अर्धवृत्त के रूप में लिखा जाता है, जो अगले वर्ड की शिरोरेखा पर खड़े अर्धवृत्त के रूप में लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। जैसे मान चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ निर्धन, क्या लिख देता हूँ, निर्धन। अब ये क्या है, खड़े उल्टे व्रत यानी खड़े व्रत की तरह लिखा जा रहा है ना, और किस पे, अगले वर्ड पर, यानी ये अगला वर्ड है। अब मैं इसको तोड़ के बताता हूँ दोस्तों, जैसे नी है, छोटी की मात्रा है, फिर आएगा हमारा रा, फिर हमारा आएगा धा, फिर आएगा हमारा आ, फिर आएगा ना, और फिर आएगा आ। ठीक है दोस्तों, तो ये तो नी हो गया, इस दोनों से क्या बन गया हमारा, नी। अब ये क्या आ गया हमारा र, और ये क्या हो गया, धन, इस प्रकार लिख रहा है। अब ये आधा रा है तो इस आधे रा को हम इस प्रकार ना लिखकर, निर्धन इस प्रकार ना लिखकर, इस आधे रा को खड़े व्रत की तरह अगले वर्ड की शिरो रेखा के ऊपर लगा देते हैं, यानी जो आधा रा होता है वो अपने अगले वर्ड की शिरो रेखा के ऊपर आता है। बात समझ गए होंगे दोस्तों, क्लियर। इस प्रकार दोस्तों जो हमारे रेफ वर्ड रा हैं उसके विभिन्न प्रयोगों के बारे में हमने यहाँ पे बताया, 6 नियम बताए, इसके 6 नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में। तो दोस्तों जाने से पहले मेरा आपसे यही कहना है कि वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करने के बाद में सब्सक्राइब के लिए बोलें, यानी ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए